हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के आईटीआर फॉर्म्स साइट पर अवेलेबल हैं, लेकिन इस बार की आईटीआर फाइलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि इस बार आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है। न्यू टैक्स रिजीम इस बार डिफ़ॉल्ट रिजीम है। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी आपको अपना आईटीआर फाइल नहीं करना है। अगर आपका कहीं से कोई टीडीएस डिडक्ट होता है या फिर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अर्न होता है या कहीं से आपकी डिविडेंड इनकम आती है या फिर आपको एफडी पर इंटरेस्ट अर्न होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको अभी मई तक वेट करना है। मिड ऑफ द जून बेस्ट पीरियड रहेगा जबकि आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी मिसमैच नहीं होगा एआईएस के साथ और आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस नहीं आएगा। इस वीडियो में हम एक एजुकेशनल पर्पस से देखेंगे कि किस तरह से आईटीआर को फाइल किया जाता है, यहाँ पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और एक ओवरव्यू लेंगे कि आईटीआर किस तरह से फाइल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम साइट पर लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस तरह का विंडो आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 24-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म, आईटीआर 1 देखते हैं, प्रोसीड विद आईटीआर 1, स्टार्टेड। अब यहाँ से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हम क्यों अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। हमारी टैक्सेबल इनकम मोर दैन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की हमारी इनकम है, या फिर यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस की वजह से अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे, और अगर ये दोनों ही केसेस आपके केस में नहीं है तब आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो आईटीआर है वो प्री फिल्ड होगा आपके एआईएस स्टेटमेंट से या फिर आपके 26 एएस स्टेटमेंट से, लेकिन प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ सहूलियत के लिए दी गई है, लेकिन आपको इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना है ये प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। कई बार एआईएस या 26 एएस में भी गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, तो आपको जो आपके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को लेना है और एआईएस को आप एक बेस लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एक करके सारे कॉलम्स को वेरीफाई करते जाना है। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर हमारा सारा पर्सनल डेटा रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब कुछ हमारे प्रोफाइल से यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमें आना है नीचे यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन से सेक्टर के एम्प्लॉई हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं, या फिर अदर्स। फाइलिंग सेक्शन में सेक्शन 139(1) यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ पर मेजर चेंज हुआ है वो है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फॉर्म है ये न्यू टैक्स रिजीम का ही फॉर्म है। अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है, यानी कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो आप येस सेलेक्ट करेंगे कि हाँ मुझे यहाँ से ऑप्ट आउट करना है और मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। तो हम येस पे सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। तो अब जो आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ही होंगी। इसके बाद फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लीज़ डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में वो सब आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड अनदर का, यहाँ ऐड कर सकते हैं आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट, और इनमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए भी सेलेक्ट करना होगा। इन्फॉर्मेशंस चेक करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम पर आते हैं। सबसे पहले है सैलरी एग्जेम्पशंस। आपको फॉर्म 16 मिलेगा, उसमें से आप सैलरी एग्जेम्पशंस का अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। सेक्शन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको एचआरए का क्लेम लेना है तो सेक्शन 10(13)A यहाँ पे मिल जाएगा। एलटीए का लेना है तो सेक्शन 10(5) मिल जाएगा। अगर सेक्शन 10 के एग्जाम्पशंस लेने हैं तो सेक्शन 10(14)(1) और सेक्शन 10(14)(2) यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा अदर्स, अगर आपका एम्प्लॉयर कोई और अदर एग्जाम्पशंस देता है जो आपको फॉर्म 16 में दिख रहे हैं, उसके लिए आप एनी अदर पर जा सकते हैं। यहाँ येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ये सब अगर आपको कोई रिसीव हुए हैं तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद सैलरी की डिटेल्स आती हैं, यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ग्रॉस सैलरी दे सकते हैं जो आपको फॉर्म 16 से मिलेगी। सैलरी एज पर सेक्शन 17, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ अपने फॉर्म 16 से मिल जाएंगी। अगर आपको कैश में सैलरी रिसीव होती है तो आप 12 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करके यहाँ पर सैलरी का अमाउंट दे सकते हैं। इसके बाद नीचे नेट सैलरी आ जाएगी। डिडक्शंस में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्रोफेशनल टैक्स है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही डिडक्शन मिलेगा। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी, इसे सेव कर देंगे। सैलरी के बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आप खुद उसमें रहते हैं और आपने उसके लिए होम लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है, ये अपने आप नीचे नेगेटिव में आ जाएगा। अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ लेट आउट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी रेंट आपको रिसीव होता है वो रेंट देंगे। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी, उसका अमाउंट देंगे। इस पर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो कि ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी के लिए तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आप इंटरेस्ट का अमाउंट देंगे। और ये इंटरेस्ट की फिगर आपको कहाँ से मिलेगी, आपने जहाँ से भी होम लोन लिया है वहाँ से आप सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं पूरे साल का, जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट आपको अलग से दिया होता है। वहाँ से आप इंटरेस्ट पोर्शन ले सकते हैं और जो प्रिंसिपल पोर्शन है उसका डिडक्शन हमें सेक्शन 80C में मिलता है, जो कि हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अगर सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है तो येस पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर अमाउंट दे देंगे, ये अमाउंट आपको अपनी पासबुक से मिल जाएगा। और अगर आपका AIS पूरी तरह से अपडेट हो चुका है तो AIS से भी आपको ये फिगर मिल जाएगी। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और अमाउंट दे देंगे, ये फिगर भी आपको अपने AIS से मिल जाएगी। लेकिन अभी आपका AIS पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ होगा, इसलिए बेटर रहेगा कि आप अपनी ITR जून में फाइल करें। इनकम टैक्स रिफंड पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। येस पर क्लिक करेंगे और अमाउंट दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मिलती है तो वो अमाउंट दे सकते हैं। डिविडेंड इनकम है उसका अमाउंट दे सकते हैं, या एनी अदर कोई और इनकम है तो वो भी आप यहाँ येस पे क्लिक करके उसका अमाउंट दे सकते हैं। नीचे कंटिन्यू कर देंगे। सारे अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। कोई और आपने इनकम ऐड की है तो वो एनी अदर में आ जाएगी। और नीचे हमारी ये ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद आता है एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी इनकम है आपके पास जो कि एग्जेम्प्ट है तो आप इस शेड्यूल में दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000, एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, स्कॉलरशिप मिली है अगर, अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, पेंशन रिसीव्ड बाय विनर्स ऑफ परमवीर चक्र। यहाँ से आप कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में है तो वो ले सकते हैं। एनी अदर का ऑप्शन भी है, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव हुआ है तो उसका आप एनी अदर में यहाँ पे दिखा सकते हैं। अमाउंट दे देंगे और ऐड कर देंगे। सारी हेड ऑफ इनकम कंप्लीट करने के बाद हम नीचे कंफर्म कर देंगे। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे कंफर्म्ड हो जाएगी। इसके बाद आते हैं डिडक्शंस, मतलब कि 80C से लेकर के 80U तक कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तो उसके डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, डोनेशन दिया है सेक्शन 80G में, पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया है, 80GG में रेंट का डिडक्शन लेना चाहते हैं, ये सिर्फ वही लोग लेते हैं जिनको कि HRA नहीं मिलता है। सेक्शन 80C में डिडक्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने LIC का प्रीमियम पे किया है, PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल की FD में इन्वेस्टमेंट किया है, NPS है, ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेक्शन 80C के मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए तक होती है। यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे और अमाउंट दे देंगे। इसके बाद सेक्शन 80CCD2 है जिसमें कि NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का अमाउंट दिया जाता है। इसके बाद सेक्शन 80D आता है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए।
मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया है मेडिकल से रिलेटेड, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 80E आता है एजुकेशनल लोन के लिए, कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं आप, एजुकेशनल लोन लिया हुआ है, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 80TTA आता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए, 10,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे अलाउड होता है। और इसके बाद आती है एनी अदर की कैटेगरी, जो कि आपको ऊपर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से डिडक्शंस आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आपने वो इनकर किए हों। कोई भी रॉन्ग डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करना है जिसकी कि रिसिट आपके पास नहीं है। 80 DDB मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज़, सेक्शन 8061B NPS कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ आपने। अगेन सेक्शन 80 DD है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, सेक्शन 80U है सेल्फ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट। और नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स हमारे पास आते हैं। अगर हम सेक्शन 80D में अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए शेड्यूल फिल करना होगा। सेक्शन 80G के लिए भी शेड्यूल है, सेक्शन 80TTA के लिए भी शेड्यूल है। और शेड्यूल फिल करने के बाद नीचे कंफर्म कर देंगे। डिडक्शंस कंफर्म हो जाने के बाद आता है टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड में यहाँ पर TDS की डिटेल्स आती हैं, साथ ही एडवांस टैक्स की डिटेल्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की डिटेल्स। जो भी आपका फॉर्म 16 है उसमें से आपको ये TDS की डिटेल मिल जाती है। जो भी आपकी सैलरी से TDS डिडक्ट होगा वो यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है अपने AIS से कि सही से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद आता है TDS अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा कहीं से कोई TDS आपका डिडक्ट हो रहा है जैसे कि डिविडेंड से या फिर FD से, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे मेन आता है वो है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपने जो भी एडवांस टैक्स पे किया है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम TDS पर आएंगे, सैलरी के TDS पर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये शेड्यूल फिल करना होगा कि डिडक्टर का टैन नंबर क्या है, नेम ऑफ द डिडक्टर, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी और टोटल टैक्स डिडक्टेड। जब आपका AIS स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल्ड हो जाएगी, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है। ऐड कर देंगे। अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है तो वो भी आपको इसी तरह से फिल करना है। चालान की रिसिट से आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी और उसे ऐड कर देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशंस फिल होने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। अब हमारे सारे कॉलम्स कंफर्म हो चुके हैं। अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी ITR की पूरी कंप्यूटेशन दिखती है। हमारी ग्रॉस इनकम कितनी है, हमने डिडक्शंस कितने क्लेम किए, नेट इनकम हमारी कितनी आ गई, इस पर टैक्स हमारा कितना बना, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। अगर कोई रिबेट मिला है हमें 87A का तो वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल टैक्सेस आ जाएंगे आपके। अगर आपने देर से टैक्सेस का पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। और एंड में आपका टोटल टैक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने पूरी तरह से टैक्सेस पे नहीं किए हैं तो जो भी आपका अमाउंट यहाँ पर आएगा वो आपको पे करना होगा। और अगर आप पूरे टैक्सेस पे कर चुके हैं तो आपको सिंपली अपने ITR को फाइल कर देना है। यहाँ पर हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। सारे कॉलम्स कंफर्म्ड हो जाने के बाद ये प्रोसीड का बटन हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपके ITR में भी इस तरह से आ रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ज़ीरो, मतलब कोई भी टैक्सेस ड्यू नहीं है, तो आपको नीचे यहाँ पर बटन मिल जाएगा प्रीव्यू रिटर्न का। आप प्रीव्यू करके और फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टैक्सेस पूरी तरह से पेड नहीं हैं तो यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन आपको नेट बैंकिंग की साइट पर ले जाएगा जहाँ पर कि आप नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ITR सबमिट कर देने के बाद आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है कि आप ITR को E-वेरीफाई कर सकते हैं। E-वेरीफाई करने के लिए आप आधार OTP यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन है। अगर आधार OTP काम नहीं कर रहा है तो आप बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट से या फिर नेट बैंकिंग से भी E-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ये सारे ऑप्शंस भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ITR-V का प्रिंट आउट निकाल के उसे बेंगलोर ऑफिस सेंड कर सकते हैं बाई पोस्ट। लेकिन ये सारे काम आपको 30 डेज़ के अंदर कर लेने हैं, वरना आपका ITR इनवैलिड हो जाएगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ITR फाइलिंग अभी आपको नहीं करनी है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड